नमस्ते दीदियों, आज हम मिलेंगे सीमा दीदी से। आप इनसे पहले भी मिले हैं। सीमा दीदी आज हमारे साथ जुड़ी है लिंग के आधार पर कार्य के विभाजन के बारे में बात करने के लिए। नमस्ते सीमा दीदी, आपका स्वागत है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि लिंग के आधार पर कार्य का विभाजन क्या है और इसका पुरुष और स्त्री पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। इस सत्र में हम लिंग के आधार पर जो काम का विभाजन होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपने जो पूछा उसमें मुझे कहना है कि काम के विभाजन को हम 4 क्षेत्रों में देख सकते हैं। एक उत्पादन का क्षेत्र है, दूसरा देखभाल का, खास करके प्रजनन और देखभाल, और तीसरा सामुदायिक क्षेत्र, और चौथा राजनीतिक क्षेत्र। तो उत्पादन के क्षेत्र में अलग प्रकार के काम हम गांव में देखते होता है, जैसे कि कृषि होता है, पशुपालन होता है, मत्स्य पालन होता है, और जंगल में से जो उपज होते हैं उसका काम भी होता है, उसका संग्रह का काम होता है, और लघु उद्योग होते हैं, उद्यमिता होते हैं। तो ये सभी कामों में हम देखते हैं कि महिला और पुरुष एक जैसे जुड़े हैं। पर जब हम हमेशा जब पूछते हैं कि आपके गांव में कौन किसान है, तो हमारे मन में ये चित्र पुरुषों का ही आता है। उसी तरह से डॉक्टर हो या टीचर हो, अध्यापिका हो या ड्राइवर हो, हमेशा हमें पुरुषों के ही चित्र हमारे मन में आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमने यही लोगों को ये काम करते हुए देखा है और हमारी वैसे ही समझ बनी है कि इन्हीं को ये करना है। और जब हम नर्स का बोलते हैं तब हमेशा हमारे मन में महिला नर्स या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हमारे मन में महिला का चित्र आता है। तो ये हम लोग परवरिश से ही हम सिखाते हैं कि यही भूमिका आपको करनी है, और इससे हम महिला को उन तरह के विभिन्न मौक़ों से भी हम और या अवसर से भी उनको वंचित कर देते हैं, क्योंकि पहले से ये समझ बना देते हैं कि आपका काम ये परंपरागत जो क्षेत्र है उसी को लेके है, हमें हट के आप अलग से कोई भी गैर परंपरागत काम नहीं कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि जो आमदनी मिलने वाला काम है या फिर जिसकी मूल्य है, जिसमें आपको उपकरण भी होते हैं और हुनर भी होते हैं, तो उस तरह का, और जिसमें आपकी संपत्ति और संसाधन पर पहुंच है, उस तरह के काम पुरुष करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि कृषि में बोने के समय तैयारी करने के समय पर खास करके हल चलाने में या बैल चलाने में पुरुषों का रोल होता है, भूमिका होती है, और उनके लिए ही उपकरण आता है जैसे कि ट्रैक्टर। और महिलाएं जो काम करती है जिसमें झुक झुक के करना पड़ता है, बीज बोना या फसल काटना या निंदाई करना, इसमें जो बार बार एक जैसा काम है उसमें मेहनत ज़्यादा है, झुक झुक के करना पड़ता है, उसमें आमदनी कम है। अपने ही पति के खेत में या किसी ससुर के खेत में वो सहायक की तरह काम करती है, तो उस तरह के काम में महिलाएं जुड़ी हुई है, जिसको हम अनदेखा है, कीमत बहुत कम है। उसी तरह से हम देख सकते हैं कि निर्माण के क्षेत्र में वहाँ पे भी पुरुष मेसरी का काम करता है या प्लम्बर का काम करता है, इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। महिलाएं वहाँ पे भी मिट्टी अपने सिर पर लाद कर ऊपर लेकर जाती है और वो मदद करने की काम ही करती है। तो इसमें भी वेतन में बहुत अंतर है, महिला और पुरुष के वेतन में। एक जैसा काम के लिए भी वेतन में अंतर हो जाता है। तो हम देखते कि ये पूरे उत्पादन के क्षेत्र में महिला ज़्यादातर असंगठित क्षेत्र में काम कर रही है, जहाँ पे आमदनी बहुत कम है और वो घर के अंदर ही कर रही है, और ये अनदेखा है, उसका उपकरण नहीं है, और उनकी हुनर बढ़ाने के लिए जितना भी कोर्सेस होते हैं उसके लिए महिलाएं पहुंच नहीं पा रही है। और अब भारत में सिर्फ 19 से लेके 21% महिलाएं ही संगठित क्षेत्र में जहाँ पे पगार मिलता है उस तरह के काम कर रहे हैं। बाकी सभी महिलाएं अभी भी घर के अंदर सहायक काम ही
कर रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं देखभाल का क्षेत्र, जहाँ पे प्रसव और बच्चे का स्तनपान करवाना ही केवल वही नहीं, पर महिलाएं बाकी गृह कार्य में पूरा महिला का ही काम समझा जाता है। और वो साफ़ सफाई का काम हो या बच्चों का परवरिश का काम हो, जो झाड़ू पोछा करना हो या खाना बनाना हो, जो 24 घंटे चलता है, ये काम में सिर्फ महिला ही जुड़ी हुई है। और ये समझा जाता है कि इसमें पुरुष की कोई भूमिका नहीं है। इसके अलावा जो बहुत समय लगता है वो काम है कि चारा को लाना या लकड़ी को लाना, ईंधन को लाना, जिसमें 6 से 7 घंटे महिला का चला जाता है, जिसमें उनके पोषण पर और उनके सेहत पर बहुत बड़ा असर होता है। उस काम में सिर्फ महिलाएं जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये काम में पुरुषों का कोई योगदान नहीं है, और उनको ऐसे सिखाया जाता है पितृसत्ता में कि ये काम उन्हें करने की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरा हमारा क्षेत्र है सामुदायिक कामों का, और इसमें भी हम देखते हैं कि ज़्यादातर महिलाएं सामाजिक विकास में जुड़ी हुई है। वो समूह संगठन के द्वारा, और आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एनआरएलएम के केडर्स, ये सब इसी काम में जुड़े हुए हैं, जहाँ पे सामाजिक विकास होता है। पर इस काम में काफ़ी वेतन कम है, या फिर वो अपनी स्वेच्छा से करती है और इसके लिए कोई वेतन उनको ज़्यादा नहीं मिलता है। पर इस रोल में पुरुषों की भूमिका नहीं देखते हैं। वो उसी काम में लगे हैं जहाँ पे उनको वेतन मिलता है। चौथा काम है राजनीतिक काम। हम देखते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में सभी निर्णय लेने वाले और नीति बनाने वाले वो हमेशा पुरुष है, और इसमें महिलाओं का काम बहुत, जैसे कि जब वो सरपंच बनती है या पंच बनती है, तभी निर्णय तो हमेशा पुरुष लेते हैं, और महिलाओं को वहाँ पे निर्णय लेने का मौका या नीति को बनाने में भी उनका बड़ी भूमिका नहीं रहती है। तो इस तरह से काम को विभाजन हुआ है। तो सीमा दीदी, अभी तक जैसे हमने बात की कि जो लिंग के आधार पर काम का विभाजन है और कैसे हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारे देश के आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि जो पितृसत्तात्मक सोच है वो किस तरीके से हमारे आर्थिक विकास को और हमारी सोच को नियंत्रित कर रहा है। पितृसत्ता बचपन से लेके, यानी कि परिवार के अंदर और स्कूल के द्वारा, यानी कि विद्यालय के द्वारा और बाज़ार के द्वारा इसी तरह के संदेश रहते हैं और इसको बनाए रखते हैं, ये सामाजिक ढांचे को बनाए रखते हैं, जिसमें आधे लोग को कम कीमत में या कम आमदनी देके उनका काम मुफ्त में मिल जाता है, और बाकी पितृसत्ता में जितना भी अधिकार था या जितनी भी संसाधन है या संपत्ति है, उसके पकड़ को बहुत कम लोगों के हाथ में सीमित कर सकते हैं, और उनकी पकड़ से वो दूसरे लोगों से काम करवाते हैं और इस तरह पितृसत्ता के ढांचे को बनाए रखते हैं या कायम रखते हैं। और इसमें यह है कि महिलाएं खुद भी ये सोचती है, उनके मन और उनके तन और उनके सोच पर पूरा नियंत्रण है। उसी तरह वित्तीय संस्थाओं पर भी नियंत्रण है, जैसे कि बैंक वगैरह पर। तो सीमा दीदी, अभी तक हमने समझा है कि लिंग के आधार पर कार्य का विभाजन किस तरीके से है और ये महिलाओं के लिए कैसे एक तरीके से नुकसानदायक है और पुरुषों के लिए कैसे, पुरुषों के लिए ना बल्कि मैं कहूँगी पितृसत्ता के लिए किस तरीके से नुकसानदायक है। तो आपको क्या लगता है हम इस पर किस तरीके से काम कर सकते हैं और कैसे ये जो जेंडर रोल्स हैं या लिंग के आधार पर जो काम का बंटवारा है उसको हम बदल सकते हैं, हम कैसे बढ़ सकते हैं एक ज़्यादा इक्विटेबल समाज की तरफ? अभी भी 9% ही महिलाओं के नाम पे ज़मीन है, और इसके अलावा आमदनी की भी बहुत कम पकड़ होती है। जहाँ पे महिलाएं संगठित क्षेत्र में काम कर रही है, वहाँ पे भी आमदनी शायद बैंक अकाउंट में जाएगा, बैंक के खाते में जाके एटीएम का कंट्रोल, एटीएम कार्ड का नियंत्रण पुरुषों के हाथ में हो सकता है, और महिलाओं को अपनी आवश्यकताओं के लिए पूछना भी, महिलाओं को हमेशा पूछ के ही
अपनी ज़रूरतों की पूर्ति कर सकती है, तो आर्थिक पूरा नियंत्रण पुरुषों के हाथ में होता है। और इस तरह से पितृसत्ता बहुत बुरी तरीके से असर करता है, जहाँ पे महिलाओं को न संसाधन या संपत्ति या आमदनी पर उनकी पहुंच और नियंत्रण बहुत कम होती है। तो इस से हमारे देश का भी आर्थिक विकास कम हो जाता है कि हम देखते हैं कि जितनी काम महिलाएं कर रही है, जो जिसकी गिनती नहीं है, जो अनदेखा है, जिसका मूल्य नहीं समझा जाता है, ये इसकी गिनती कभी भी आर्थिक क्षेत्र में नहीं होती, और जिसके वजह से हमारे पूरे आर्थिक विकास में भी ये बाधाएं डालती है। अगर आधी से ज़्यादा जनसंख्या आपके आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में ठीक तरीके से जुड़ा नहीं है और उनको अपने काम के लिए उनको आमदनी नहीं मिल रही है, उनके नाम पे संपत्ति नहीं मिल रही है, तो उस देश का विकास बहुत धीरे से ही होगा और उस देश के विकास पर बहुत बुरा असर भी होगा। तो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को हमें बहुत बढ़ाना है और इसके लिए साथ में मिलके काम करना भी है। बहुत धन्यवाद।